जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एंशिएंट इंडिया से, भारतीय इतिहास से, जहां प्राचीन राजवंश और उनकी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये 6 टू 12 जो सेंचुरी है, 1200 तक की बात यहाँ पर की जा रही है। जो प्रमुख राजवंश थे इस दौरान जो थे पल्लव, चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। और इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, देखिए पल्लव राजवंश का परिचय और महत्व आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्थापना कब हुई? 3वीं शती, जो 3rd सेंचुरी थी उसमें। और तमिलनाडु में पल्लव की, अब अच्छा इनका एरिया आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि किसी को मैप बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। जो इसका एक्सटेंशन था, विस्तार था, वो कांचीपुरम को इन्होंने राजधानी बनाया। सांस्कृतिक योगदान बहुत इम्पोर्टेंट था पल्लव राजवंश ने, क्योंकि इन्होंने द्रविड़ जो शैली थी उसका निर्माण कराया, शैल मंदिरों का निर्माण करवाया। ऐतिहासिक महत्व की बात करेंगे तो संस्कृत और तमिल साहित्य के प्रसार में जो है इनका बहुत योगदान रहा। इसकी विशेषताएं यदि आप लोग देखोगे पल्लव शासकों की, मैं सभी की विशेषताओं की, चारों की विशेषताओं का डिस्कशन इस वीडियो में करूँगा। जो केंद्रीयकृत इनकी शासन था इनका, न्याय व्यवस्था अच्छी थी, सामाजिक कल्याण के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। जहां आप देखोगे सिंचाई परियोजनाएं हैं, सड़क है, मंदिर है, इन सब में इन्होंने अपना अपना योगदान दिया। अच्छा, ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हो। आप नोटबुक लेकर के बैठिए, तब जा कर के पार पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी बता दूंगा और आपके दिमाग में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हालांकि ये वीडियो बनाते टाइम पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आगे चल के ये बाकी बच्चों के यूज आएगा, ऐसा मेरा मानना है। चोल राजवंश की हम लोग बात करें तो शासन और विस्तार 9वीं शताब्दी में था। अब देखिए, सबसे पहले पल्लव थे, फिर चोल हैं। और चोल जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि इनकी स्थिति क्या थी। विजयालय चोल ने इसकी स्थापना की, तंजावुर विजय प्राप्त करने के पश्चात। राजराज चोल प्रथम जो है, जिन्होंने बृहद्वेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया, बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड करना। अच्छा, चोल प्रशासन की विशेषताएं भी आपको देखनी चाहिए। राजा हुआ करता था सर्वोच्च स्थान पर, फिर मंडलम, और फिर नाडु और उर। अच्छा, ये नाम आपको याद करने हैं, राजा, मंडलम, नाडु, उर और सभा। ये इसलिए याद करने हैं कि न केवल ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों ने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया तो आपके लिए काफ़ी संकट हो जाएगा। चालुक्य राजवंश का राजनीतिक महत्व यहाँ पर आप देखिए। पुलकेशिन इसमें काफ़ी फेमस है। पुलकेशिन पूर्वी चालुक्य और उत्तरी चालुक्य, ये भी 3 भागों में बटे हुए हैं। चालुक्य की विशेषताएं क्या थी? देखिए, सामंती व्यवस्था थी। प्रशासनिक विभाजन इनका जो था, प्रांत, जिला, उपजिला, भोग और ग्राम में बटा हुआ था, यानी इनका भी 5 भाग थे, इनके भी। और न्याय व्यवस्था काफ़ी स्ट्रांग थी इनकी, जुडिशल पावर, और रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत अच्छा था। भूमि कर को ये लोग उद्रक बोलते थे। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रकूट शासकों की हम लोग बात करें तो देखिए, राष्ट्रकूट में इनका उत्थान, साम्राज्य का विस्तार, सांस्कृतिक विकास, पतन, ये सब कुछ एग्ज़ाम में आ सकता है। आप लोगों को देख लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हो। इसकी विशेषताएं क्या थी? देखिए, विशेषताएं आपको सबकी याद करनी है। राजतंत्रात्मक शासन था, राजा सर्वोच्च था। अच्छा, राजा सब में सर्वोच्च थे। प्रांतीय शासन सब में है, न्याय और कर प्रणाली भी देखेंगे आप लोग, सैन्य सब में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन किसको क्या कहा गया है, कहीं उर कहा है, कहीं जैसे कहीं कहीं सैनिकों का नाम भी कुछ और है, कहीं राज्यों का नाम कुछ और है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो टेबल है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लो, क्योंकि यदि आपने ये टेबल भी बना दी तुलना करते हुए कंपटीशन में, ये एक क्वेश्चन आपके लगभग हर कंपटीशन में आएगा कि पल्लवों की शैली कौन सी थी, द्रविड़ थी, स्मारक कौन कौन से थे, विशेषताएं क्या थी, चोलों की प्रमुख विशेषता क्या थी, परिपूर्ण द्रविड़ शैली, प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे, है ना, और उनकी विशेषताएं क्या थी, गोपुरम हुआ करता था। चालुक्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? बैसर शैली, जो नागर और द्रविड़ का संगम होता है। ऐहोल बादामी के जो मंदिर है वो इसी शैली के हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये विशेषताएं आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। राष्ट्रकूटों की हम लोग बात करें तो शैल कटाव और वास्तुकला, एलोरा के कैलाश मंदिर
और एकल चट्टान से निर्मित जटिल मूर्ति कला नवाचारी डिजाइन इनका मिलता है। ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड करें। तो ये बहुत मोटे तौर पर आपको देखना है। अच्छा, इस दौरान जो है धार्मिक परिदृश्य का क्या था, मतलब तीनों के ही अंतर आप देखोगे। हिंदू धर्म बहुत अपने शीर्ष पर था। ज़्यादातर जो है शैव और विष्णु दोनों के उपासक यहाँ पर थे। पल्लव राजवंश में आप देखोगे तो नयनार और अलवार संत थे। जो नयनार थे वो शैव उपासक थे, अलवार जो थे जो वैष्णव उपासक थे। बौद्ध धर्म की हम लोग बात करें, बौद्ध धर्म इस दरमियान उतना नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में जो है बौद्ध स्तूपों का निर्माण जारी रहा। खासतौर पे आप देखोगे नागार्जुन कोंडा और अमरावती जैसे जो बौद्ध केंद्र थे वहाँ पे। और जैन धर्म के बात की तो देखिए, जैन धर्म को चालुक्य और राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि जो अमोघ वर्ष था वो खुद जैन शासक था। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखना। इस दौरान श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण जो है कराया गया था। शासन प्रणाली की बात करोगे तो शासन प्रणाली सबकी अलग अलग थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो सब में ही थी। मंत्री परिषदों की स्थिति भी देखेंगे आप लोग, और प्रशासनिक विभाजन, और ये तीनों के ही आप लोग अच्छे से रीड करना। इसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन सामाजिक संरचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो सामाजिक संरचना थी वो किस प्रकार थी। सबसे शीर्ष पर राजा और एलाइट वर्ग था, कुलीन वर्ग था, जिसमें राज परिवार, सामंत, उच्च अधिकारी और पुरोहित शामिल थे। वैश्य और व्यापारी वर्ग थे, व्यापारी, बैंकर थे इसमें। फिर फार्मर्स को शामिल किया गया था, कृषक वर्ग जिनको कहा गया। शिल्पकार और कारीगर हुआ करते थे, श्रमिक वर्ग भी थे। तो ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा। विदेशों से संबंध थे, व्यापार काफ़ी उच्च कोटि का हो रहा था इस दरमियान। निष्कर्ष के रूप में आप देखोगे तो थोड़ा सा देखना आप लोग, पल्लव, चोल, चालुक्य, इन तीनों में अलग अलग स्थिति थी। पल्लव, चोल, चालुक्य राष्ट्रों में जो भारतीय इतिहास में योगदान दिया है वो अभूतपूर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक ही नहीं, इस देखिए आप ये सब में लिखना। मेरा ये मानना है कि सभी राजाओं का योगदान जो है प्रशासन में रहा है, राजनीति में रहा है, आर्ट में रहा है, कल्चर में रहा है। तो कोई भी राजवंश पूछे, ये एक प्रकार से आपकी ट्रिक्स है कि ये आपको लिखना ही लिखना है, चाहे वो कोई भी पूछे। इसके अलावा सभी जो राजवंश हुए हैं उनके टाइम पर कला, वास्तुकला, क्योंकि किसी ना किसी शासक के टाइम पर कोई ना कोई काम तो साहित्य और धर्म का, संस्कृति का हुआ ही हुआ है। तो आप रट लो, मंदिरों का निर्माण सब में हुआ है, स्मारक सब शासनों काल में बने हैं। यदि उनका नाम आप याद कर लेते हो तो आंसर विल बी मोर इफेक्टिव। बस ये आपके लिए ज़रूरी है। और हालांकि मैं, आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि मैं हिस्ट्री का शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ तो इतिहास को भी साझा करने का। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक